Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosis School. Today we are going to start next topic of chapter 5, that is magnetism. So the topic is magnetic intensity or magnetizing force. Magnetic intensity. Magnetic intensity at a point is the force experienced by a north pole of unit pole strength placed at that point due to pole strength of a given magnet. यानी कि कोई भी आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के थ्रू जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखा जाए तो उस दूसरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू, वेयर B इज द magnetic force and mu is the permeability of the substance. It is also defined as the magnetomotive force per unit length, और इसको हम magnetomotive force भी कहते हैं जो कि उस substance पर per unit length पर लग रहा है. It can also be defined as the degree or extent to which a magnetic field can magnetize a substance. और ये इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये वो डिग्री है जो ये बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है. It can also be defined as the force experienced by unit positive charge flowing with unit velocity in the direction normal to the magnetic field. और इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड से, सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल एंगल बनाते हुए जो भी आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, जो भी चार्ज क्यू आपका फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका पर यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है. इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर टर्न पर लीनियर मीटर. इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर. इट्स सीजीएस यूनिट इज ऑस्टेड, और इसकी सीजीएस यूनिट है ऑस्टेड. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. So magnetic flux density is the number of magnetic lines of force passing normally through a unit area of a substance. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन और या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये वो क्वांटिटी है जो सपोज कर लीजिए कि अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के पर यूनिट एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है हमें. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस थी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में मैग्नेटिक लाइंस हैं. तो यानी कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं. कौन सी लाइन? मैग्नेटिक लाइंस. ये हमें बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. सो B इक्वल्स टू म्यू H. इट्स एसआई यूनिट इज वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, और इसका एसआई यूनिट है वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. और सीजीएस यूनिट है गॉस. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गॉस एंड टेस्ला. So 1 Gauss equals to 10 to the power minus 4 Tesla. Next है magnetic flux. It is defined as the number of magnetic lines of force passing normally through a surface. ये मैग्नेटिक सब्सटेंस से, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे उसका एरिया कितना भी क्यों ना हो, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है. सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है और यहाँ से आपकी 10 लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 10 हो गया. यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स में एक डिफरेंस है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइन है और मैग्नेटिक फ्लक्स में यूनिट एरिया नहीं है. एरिया उस सब्सटेंस का चाहे जितना भी हो, उससे नॉर्मली जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. इट्स एसआई यूनिट इज वेबर. इसका एसआई यूनिट वेबर है. रिलेशन बिटवीन बी एंड एच. बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एच है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सॉरी एच है आपका
मैग्नेटाइजेशन। सो B इक्वल्स टू होता है म्यू एच, और म्यू क्या है आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू ये क्या होता है, इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास एंटर अ सब्सटेंस। यानी कि ये वो डिग्री है जो ये बताती है कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकती हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा उससे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर पर मीटर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ये एक रिलेशन है किसमें, मीडियम में और वैक्यूम में। तो ये एक तरीके का रेशो है। सपोज हमारे पास कोई भी मीडियम है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है किसी भी मीडियम में। हमने सपोज कर लिया कि ये मीडियम जो है हमारा वो है ग्लास, या कोई भी हम आयरन ले लेते हैं। चलिए, ये ये हमारा मीडियम है आयरन, और नीचे जो हमारा मीडियम है वैक्यूम। तो इस आयरन से जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, यानी कि आयरन के पर यूनिट एरिया से जितनी नॉर्मल लाइंस पास होंगी उसका रेशो, और वैक्यूम के पर यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उसका रेशो। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो होगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। so it is the ratio of magnetic flux density in a material to that in vacuum। यानी कि किसी मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वैक्यूम में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, ये रेशो है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम। और ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के बराबर भी होता है। So mu r equals to b upon b naught and mu r equals to mu upon mu naught। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये वो डिग्री है जो ये बताती है कि किसी भी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर्ड करेगा। सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। और इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर करता है, वो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर करता है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो अगर कम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर करेगा देन उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी, और ज़्यादा एक्वायर करेगा तो ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक जैसे कि जब वेदर चेंज होता है तो नॉर्मली सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ लोगों को जल्दी से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं हो पाता है। तो यानी कि जिनको जल्दी हो रहा है तो ये वो उस मीडियम के लिए वो एक तरीके से क्या है, ससेप्टेबल है, वो उसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। वो बहुत जल्दी, अगर मैं उस वेदर को मैग्नेटिक फील्ड मानूँ तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन अदर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी से मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पा रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सब्सटेंस। और ये उस सब्सटेंस के पर यूनिट एरिया की पोल स्ट्रेंथ भी बताता है। यानी कि वो जो सब्सटेंस जो हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस सब्सटेंस के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी पोल स्ट्रेंथ है ये बताता है। सो आई इक्वल्स टू एम अपॉन वी, और m हमारा क्या है, m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, v क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है। तो I इक्वल्स टू m को हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू 2l, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन a। तो SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजिली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड।
ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी से क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जल्दी से उसको ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी उस फील्ड के लिए क्या है, बहुत बहुत ससेप्टेबल है, उसको बहुत जल्दी उसका अफेक्ट आ जाता है। सो अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयरन रखेंगे, सपोज अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं आयरन का पीस रखती हूँ तो आयरन इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी अपने अंदर एक्वायर कर लेगा, तो ये ससेप्टेबल है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में आयरन ना रखकर हम कोई दूसरा मटेरियल रख लेते हैं, जैसे कि सपोज हमने रख दिया मरकरी, ले लीजिए कि हमने मरकरी रख दिया है, तो मरकरी इस मैग्नेटिक फील्ड से ससेप्टेबल नहीं है, मरकरी इस मैग्नेटिक फील्ड के ससेप्टेबल नहीं है, तो वो कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये ससेप्टेबल नहीं होगा। और आयरन क्या होगा, आयरन स्टील वगैरह क्या होंगे, ये ससेप्टेबल होंगे। It can also be defined as the ratio of intensity of magnetization in a substance to the magnetic intensity applied to the substance। यानी कि ये एक रेशो है, किसका रेशो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वही कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और रेशो है कि उस पर कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की गई है, तो जितनी अप्लाई की गई है उसमें से उसने कितना एक्सेप्ट किया, ये उसका रेशो है। सो Cm इक्वल्स टू I अपॉन H। ससेप्टेबिलिटी क्योंकि एक रेशो है इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, ये रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस Cm, और इसका यहाँ पर 12th में इसका डेरिवेशन नहीं है। डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। जैसे कि अर्थ में हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसके अंदर क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो और अर्थ के जो ये मैग्नेट होगी उसमें नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। इसी तरीके से अगर डायरेक्शन के बेसिस पर देखें तो अर्थ की डायरेक्शन में नॉर्थ होगा और साउथ होगा, तो उसके ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी कि जो डायरेक्शन के बेसिस पर नॉर्थ और साउथ हैं वो होते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ, यानी कि ज्योग्राफिक पोल्स। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन, लाइन नहीं, सिर्फ लाइन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मिलाने वाली लाइन नहीं, मिलाने वाला प्लेन, पूरा प्लेन, और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला पूरा प्लेन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं डेक्लिनेशन, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। So the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian at a place is declination at that place। और ये declination हर place पर अलग अलग होता है, ये vary करता है place to place। Lines shown on the map through the place that have same declination are called isogonic lines, यानी कि जिस जिस जगह पर सेम डेक्लिनेशन एंगल होता है उन लाइंस को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। लाइन ड्रॉन थ्रू प्लेस दैट हैव जीरो डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन, और जहाँ पर जीरो डेक्लिनेशन होता है उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन जिसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। सो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, सपोज हमारे पास किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक जो हमारे पोल्स हैं, तो उस मैग्नेटिक, सपोज कर लीजिए कि जो हमारा मैग्नेटिक पोल्स हैं उस मैग्नेटिक पोल्स में ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया यानी कि बी कॉस थीटा, और ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये हो गया बी। तो उसके रिजल्टेंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप।
मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप, और ये इंपॉर्टेंट है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड and Earth's resultant magnetic field at a place is dip or inclination at that place. It is 0 at the equator, ये equators पे 0 होता है और 90 होता है poles पे. Lines drawn up on a map through places that have same dip are called isoclinic line. जहाँ पर same dip होते हैं वहाँ पर isoclinic lines होती हैं, और जहाँ पर 0 dip होता है वहाँ पर aclinic line होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल डिक्लिनेशन था, एंगल ऑफ डिप था, और ये दोनों ही आपके बोर्ड के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।